हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एकेडमी में। आज हम जैक बोर्ड रांची द्वारा जारी किया गया इकोनॉमिक्स विषय का मॉडल सेट पेपर 1 पार्ट 3 करने वाले हैं। तो यदि आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ही एक पार्ट 3 देखिए ताकि आप लोगों को अच्छी से समझ में आ जाए। तो चलिए, पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके थे, ठीक ना। अभी क्वेश्चन नंबर 26 से आज का क्लास स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बता रहा। कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के संबंध कौन सा चीज़ सही है। मतलब ये तीनों लागत मिलके मतलब क्या चीज़, क्या फॉर्मूला बनाता है। देखो, हम बता देना चाहते हैं, जो कुल लागत होता है ना, वो दो लागत से मिलके बनता है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। तो इस प्रकार मेन फॉर्मूला होता है ना, टी सी इजिकल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। तो देखते हैं ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन में तो नहीं है, तो उसी को देखिए, उसी को एक्सचेंज कर दिया, इधर उधर कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसे होगा बताते हैं। तो क्या किया है, हम जानते हैं कि टी सी इजल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी होता है। तो टी एफ सी को उधर ही रहने दिया है, दाएं साइड ही, और टी वी सी को इधर लाया है, प्लस उधर वो प्लस में था तो बराबर के इधर आएगा, माइनस बनेगा ना, तो माइनस बन गया है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब संतुलित कीमत में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, पहले जानते हैं कि संतुलन कीमत होता कहाँ है ना। तो देखिए, जब किसी वस्तु का मांग तथा पूर्ति दोनों बराबर हो जाता है ना, जिस भी बिंदु पे, वो बिंदु क्या बिंदु कहलाता है, संतुलन कीमत बिंदु। उसी बिंदु पर किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारण होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वस्तु की मांग में वृद्धि होगा लेकिन पूर्ति तो जैसा का तैसा ही रहेगा ना मेरे दोस्त। तो देखिए, हम बता देना चाहते हैं, जो मांग होता है ना, मांग वक्र बाएं से ऊपर से दाएं और नीचे की ओर आता है, और पूर्ति वक्र बाएं से नीचे से दाएं और ऊपर की ओर जाता है, ठीक ना, ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ किसको बढ़ाने बोल रहे हैं, मांग वक्र को। जब मांग वक्र मांग को बढ़ा देंगे ना, तो संतुलन बिंदु क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। मतलब संतुलन कीमत क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक है ना, वृद्धि होगा। तो इसको हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये सब का स्पेशल वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रहिएगा। आने वाले दिनों में बहुत अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड होगा। तो 27 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति एस हो तो बाजार संतुलन की शर्त क्या है। तो अभी ये बताए कि बाजार संतुलन की स्थिति में कब आता है, जब किसी वस्तु का मांग तथा उस वस्तु की पूर्ति जिस भी पॉइंट पे बराबर होता है, उस बिंदु की क्या होता है, बाजार संतुलन। मतलब क्या होता है, दोनों जब बराबर हो जाता है ना, डी मतलब डिमांड, एस मतलब सप्लाई, तो ऑप्शन एस सही हो जाएगा, डी इक्वल टू एस। फिर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से क्या होता है। तो देखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, ये सरकार द्वारा निर्धारित किया गया वो न्यूनतम मूल्य होता है, ठीक ना। सरकार द्वारा निर्धारित होता है, जो किसी भी वस्तु का न्यूनतम मूल्य होता है कि उस मूल्य से कम दाम में कोई भी वस्तु बेच नहीं सकता है, ये खरीद नहीं सकता है। तो क्या होता है, देखिए बता रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से हमेशा अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। और इसी जगह यदि रहता उच्चतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से, क्या होगा, तो वो हमेशा कम होता है। देखिए, क्वेश्चन घुमा सकता है, तो आप लोग घूमिएगा मत, ठीक ना। तो 29 का बी नंबर सही हो जाएगा। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है। कौन सा फंक्शन बोल रहा कि पूर्ति के नियम को बता रहा है। तो देखिए, पूर्ति का नियम क्या होता है वो जानना पड़ेगा ना पहले भाई। तो पूर्ति का नियम ये होता है ना, जब किसी वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो उस वस्तु का पूर्ति भी बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगा, और इसी को बोला जाता है पूर्ति का नियम। देखिए, किसी वस्तु का दाम जब बढ़ जाता है ना, तो दुकानदार क्या करता है, ज़्यादा वस्तु उसका लाता है खरीद के, और ज़्यादा वस्तु बेचना चाहता है, यही होता है ना नियम। तो उसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सप्लाई।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर, लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, पूर्ति और कीमत के बीच कैसा संबंध है, सीधा। कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगा। तो इसी प्रकार ए नंबर इसका सही हो जाएगा। एस इजिकल टू फंक्शन ऑफ पी, मतलब सीधा संबंध है, ठीक ना। और सी नंबर वाला तो नहीं होगा, तो डी दिया है, डिमांड का बात हो रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रवेश मुक्त और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत किसके बराबर होता है। तो प्रवेश मुक्त होता है और निकास की स्थिति, देखो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, जहाँ पे ना बहुत सारा क्रेता और विक्रेता रहेगा, ठीक ना, खरीदने वाला भी ज़्यादा रहेगा और बेचने वाला भी ज़्यादा रहेगा, और वहाँ आसानी से कोई भी फॉर्म, मतलब कोई भी बेचने वाला जा सकता है और कोई भी खरीदने वाला वहाँ से खरीद सकता है, तभी ना प्रतियोगिता होगा। और एक समान वस्तु यहाँ रहता है, नाम से ही पता चल रहा कि प्रतियोगिता बाजार है। तो वहाँ क्या बोल रहा कि उसका जो संतुलन कीमत होगा वो किसके बराबर होगा। तो बता देना चाहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत न्यूनतम औसत लागत के बराबर होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो भी चीज़ बेचा जाता है वो किसके बराबर होता है, औसत आगम। और औसत आगम किससे मिलता है, औसत लागत से ही मिलता है ना। तो इसी प्रकार औसत लागत के बराबर होगा ना। फिर 32 नंबर, एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है। एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, देखो कोई भी एक उत्पादन, हम ही एक उत्पादन कर रहे हैं कई भी चीज़, तो मेरा उद्देश्य क्या, उद्देश्य को लेकर हम करते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो वही चीज़ होगा कि लाभ अधिकतम करना है कैसे भी करके। तो 32 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद भी उत्पादन जारी रखता है, तब उस फॉर्म की कीमत क्या होगा, ठीक है। देखो अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म हानि हो रहा है फिर भी वो उत्पादन कर ही रहा है, ठीक ना। हानि हो रहा है उसको फिर भी वो क्या कर रहा है, उत्पादन कर ही रहा है। तो क्या होगा उसका वस्तु का कीमत, वस्तु का कीमत क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता है इसलिए औसत लागत के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 33 का 20 सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है। कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वस्तु की मांग बेलोचदार पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु का जो मांग होता है वो लोचदार होता है, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर होता है इसलिए लोचदार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है। किसमें एक उत्पादक भी रहेगा एक ही ठो और खरीदने वाला भी बहुत सारा। तो एकाधिकार, एकाधिकार मतलब जो बेचने वाला कितना रहेगा, एकाधिकार नाम से ही आप लोग को पता है, एक का अधिकार मतलब बेचने वाला एक ही रहेगा। कौन सा बाजार में, एकाधिकार में। ऑप्शन ए 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन में से पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो दोनों में देखिए बता रहे हैं क्या अंतर होता है। तो पहला नंबर, एकाधिकार में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में फॉर्म की संख्या अधिक होता है, नहीं होता क्योंकि इसमें तो एक ही होता है, यह सही नहीं होगा। बी नंबर, एकाधिकार प्रतियोगिता फॉर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करती है और कम मात्रा में बेचती है, ये सही है। जो एकाधिकार में क्या एक ही बेचने वाला होता तो अपना मनमानी करता है, जितना भी कीमत ले लेता है और कम वस्तु बेच देता है। तो बी नंबर सही हो जाएगा 36 नंबर का। फिर 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत तथा सीमांत लागत के बीच क्या संबंध है। एकाधिकार में क्या होता है, बेचने वाला कितना रहता है, एक ही रहता है, तो क्या संबंध होता है, वो कीमत ज़्यादा लेगा सीमांत लागत की तुलना में, कीमत जितना मन चाहे वो लेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 37 का। 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है। कीमत और सीमांत लागत में कौन कहाँ पे एक ही होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। और औसत लागत भी बराबर होता है, कौन सी बाजार में, तीनों बराबर हो जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता को 5 प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री करने से कुल आगम क्या होता है। कुल आगम का फॉर्मूला होता है कुल आगम बराबर कीमत इंटू वस्तु की मात्रा। तो कीमत दिया है 5, वस्तु की मात्रा दिया है 60, दोनों को गुना कर देंगे तो 300 रुपया हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन कर में वृद्धि करने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो उत्पादन कर बढ़ाएंगे तो जो उत्पादन करने वाला उत्पादन नहीं करेगा तो वस्तु की पूर्ति में क्या कमी हो जाएगा। 40 का सी नंबर ऑप्शन। यदि आप लोग चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
आने वाले दिनों में अच्छा अच्छा वीडियो अपलोड होगा, हर एक टॉपिक का पूरा 12 का एकदम भयानक तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक ना? थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।